हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2023 जनवरी 24 शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज 1000 जूल्स। आई थिंक दिस शुड हैव बीन 10,000 लेके बनाते हैं। विद द मास 2 kg फाइंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो आपको शायद याद होगा कि मोमेंटम को आप लिख सकते हैं √2m_k। अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, 10,000 है काइनेटिक एनर्जी, 10⁴ रूट के बाहर आएगा, ये बन जाएगा 200 kg मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, राइट। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि आप काइनेटिक एनर्जी को भी सिंपली रिलेट कर सकते हैं मोमेंटम से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पोज किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट 136 मीटर्स। तो हमें तो पता है एच मैक्स फॉर वर्टिकल प्रोजेक्शन इज यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से हमें यू स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 2g एच मैक्स। और अगर प्रोजेक्टाइल है तो उस प्रोजेक्टाइल के लिए आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि उस समय थीटा 45 होता है, तो साइन 2 थीटा जो होता है वो साइन 90 हो जाता है, विच इज 1। तो यू स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। अब एच मैक्स हमको दिया हुआ है 136, 136 इंटू 2 कितना, 272 मीटर्स। ये बच जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम में 2 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और आपसे बोला गया है एसएचएम का टाइम पीरियड बताने के लिए। तो मैं ये देख सकता हूँ ये दोनों स्प्रिंग्स तो पैरेलल में है ना, तो के इक्विवेलेंट तो निकल ही जाएगा, K1 + K2। पैरेलल का तो यही होता है, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड ऐसे सिस्टम्स का आपको पता है 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो हमारा काम है वैल्यूज पुट करना। 2 को अंदर लेके चलते हैं, तो 2 अंदर जाएगा तो 4 जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। अगर आप कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग इफ ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। ओके, टिपिकल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ये। तो पहले एबीडी बना लेते हैं। T 40 साइन थीटा यानी कि 20, T 10 साइन 60, 10 साइन 60 हो जाएगा आपका 5√3। कंपोनेंट्स एक बार आराम से निकाल लीजिएगा खुद से भी। अगर मैं मान लूं कि ये ए से नीचे जा रहा है तो ये ए से ऊपर जाएगा, ये कंस्ट्रेंट है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। अब मुझे बस इसके इक्वेशंस लिखने हैं। देखिएगा इक्वेशंस को, मैं पहले 4 kg पे लिख रहा हूँ। तो 4 kg के लिए लिखूंगा, 1 kg के लिए लिखता हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया मैंने, ये ए का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें तो टी मांग रहा था। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं और यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करते हैं। आप इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा 4 + 4√3। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर दो तो आपको एक ऑप्शन से मैच होता हुआ दिख जाएगा, ये आपको मैच कर जाएगा ऑप्शन 1 से। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन हमें खोजना है। अगर आपको याद हो तो रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसे हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसे लिख सकते हैं
I about the axis divided by mass of the system. करेक्ट। तो अगर हम इस वैल्यू को r मान ले तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं एक्सिस के अबाउट उस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो होगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस 4 mr स्क्वायर 22/5 mr स्क्वायर, राइट। तो अब अगर हम k का वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा 22/5 mr स्क्वायर I अबाउट द एक्सिस डिवाइडेड बाई मास। तो ये बनेगा √22/5 इंटू r। अब उस फॉर्म में तो लाना पड़ेगा, तो इसको √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा √110/5 इंटू r। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 110, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 110। अग्रीड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If equation of a wave is given by y equal to 0.05 sin 2x minus 40, find velocity of wave। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, किसी कोई भी वेव इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होता है तो वेव वेलोसिटी आप लिख सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 4 है, k का वैल्यू 2 है, तो जो वेव वेलोसिटी होगा वो होगा 4/2 यानी 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारा आंसर मैच करेगा ऑप्शन 2 से, 2 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। Figure shows a current carrying coil of radius r, find okay। Again a straightforward question। एक्सिस पे अगर आपको याद हो तो किसी भी कॉइल के एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो ये होता है। अब अगर आपको सेंटर पे लिखना है तो आप स्मॉल आर को 0 कर देंगे, और जैसे ही आप स्मॉल आर को 0 करेंगे वो ये बन जाएगा। और अगर आपको तब आप स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से रिप्लेस करेंगे, तब ये आपको मिलके बनेगा μ0I/2 2√2r। अब रेशियो लेना है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। ये आ जाएगा 2√2, ऑप्शन 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Two charges Q1 and Q2 are placed in a dielectric medium K at a separation D. The resultant force on any charge is F0। उनके आपस का इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है। If both are placed in air, then what should be the separation between them so that they experience the same force। तो अगर मीडियम दूसरा है और वहां पे d डिस्टेंस है, तो ये जो नेट फोर्स होता है ये होगा और ये पूरा चीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी चीज को जब एयर में रखेंगे किसी d डिस्टेंस पे और हमको सेम फोर्स चाहिए, इसका मतलब है ये वाला फोर्स और अभी जो एयर में है
यहां से आपको दिखेगा, क्योंकि बाकी सब कट गया होगा। तो आपको जो डिस्टेंस पे रखना होगा दैट शुड बी रूट के टाइम्स डी, दैट मैचेस विथ ऑप्शन 3, राइट, दैट मैचेस विथ ऑप्शन 3। ओके, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता कि कितने डिस्टेंस में एयर में रखा जाए ताकि उनके बीच का इंटरैक्शन चेंज ना करे, नेट फोर्स नहीं, उनके बीच का इंटरैक्शन चेंज ना करे, तो वो डिस्टेंस एयर में भी डी ही रहता। ठीक है, क्योंकि मीडियम में ले आने से नेट फोर्स चेंज करता है, लेकिन उन दोनों चार्जेस के बीच का आपस का इंटरैक्शन चेंज नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स। इन अ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ पास्टन सीरीज इज 720। तो पास्टन सीरीज है, मतलब कहीं से फाइनल लाइन कहाँ पर आ रहा होगा, 3 पे आ रहा होगा। तो फर्स्ट लाइन मतलब क्या हो गया, फर्स्ट लाइन मतलब हो गया 4 से 3 पे आ रहा होगा। तो उस समय जो वेवलेंथ है 720 नैनोमीटर्स। हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू भी 1 ही है। तो ये बन गया सॉरी 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9। अब इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं। और जो दूसरा वेवलेंथ चाहिए हमें वो है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन मतलब हो गया 5 से 3। अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, अब कुछ टर्म्स कट जाएंगे, 9 और 9 कट गया, आर और आर कट गया। यहां से आपको वेवलेंथ का वैल्यू मिल जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस इज नियरली गोइंग टू बी जो हमारा आंसर या ऑप्शन 4 है, राइट। अगले वाले पे चलते हैं। A circular loop of radius is placed in a uniform time varying magnetic field with field being perpendicular to the plane of the loop. If the field decreases from 0.5 Tesla to 0 in 0.5 seconds, then induced EMF in the loop will be। अगर हम ये मान लें कि जो डिक्रीज है ये लीनियर है, ठीक है, इफ वी अज्यूम लीनियर डिक्रीज, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो लीनियर डिक्रीज ही बेटर होगा। इफ वी अज्यूम लीनियर डिक्रीज, तो हम ये कर सकते हैं कि और चूंकि एरिया कांस्टेंट है तो वो जो फ्लक्स रहा होगा उसमें एरिया वाला पार्ट अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ हो गया होगा ये। अब अगर लीनियर डिक्रीज है तो डीबी बाई डी कांस्टेंट होगा, मतलब ई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अगर ई का वैल्यू या ईएमएफ का वैल्यू कांस्टेंट है तो किसी इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो या एवरेज वैल्यू निकालो, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इवन दो हमें 0.25 सेकेंड्स पे पूछा है, हम 0.5 सेकेंड्स के का एवरेज भी अगर कैलकुलेट कर दें तो वो 0.25 सेकेंड्स के इंस्टेंटेनियस वैल्यू से क्या करेगा, मैच करेगा। तो हम लोग वही कर देंगे। पहले मुझे एरिया कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो गया। मैंने सब कुछ ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अच्छा, फ्लक्स इनिशियल जो होगा
वो होगा B इनिशियल इंटू A, तो वो होगा हाफ इंटू एरिया, तो वो होगा 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, फ्लक्स फाइनल होगा 0, क्योंकि फील्ड ही रिड्यूस होके 0 हो गया है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 वोल्ट्स। इसको हम 10 मिली वोल्ट्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा मैच कर जाएगा ऑप्शन 2 से। तो कुछ ना दिया हुआ है तो सबसे बेस्ट असम्पशन लीनियर डिक्रीज का ही है, तो उसको हमने यूटिलाइज कर लिया है यहाँ पे। राइट, आगे चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर देन ब्रेविस्टर एंगल इज थीटा बी। इफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू एयर देन ब्रेविस्टर एंगल इज π/2 माइनस थीटा बी। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ब्रेविस्टर एंगल पे है ये रिफ्रैक्शन आर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब ब्रेविस्टर एंगल का यही रिफ्लेक्टेड है, तो ये भी थीटा बी होगा, और ये वाला एंगल जो है वो 90 हो। यही हमारा ब्रेविस्टर एंगल का खासियत है ना। तो ये एयर है, ये वाटर है। मान लेते हैं अभी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, सेकेंड एक स्टेटमेंट को पहले प्रूव कर देते हैं। देखिएगा, 1 इंटू साइन थीटा बी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ये तो स्नेल्स लॉ है। अच्छा, एक चीज और देखिए, थीटा बी प्लस 90 प्लस आर मिला के 180 होना था, तो थीटा बी प्लस आर मिला के अब 90 होगा, तो आर होगा 90 माइनस थीटा बी। पुट कर देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बी। tan इनवर्स म्यू। ठीक है, क्लियर। ओके, अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। तो पहले स्टेटमेंट के लिए हम एक जनरल सा बस एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड देखो। अगर लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो फिर ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगा और ये लाइट बाहर जाएगा। अगर ये आर है तो ये एंगल भी आर होगा, और अगर इस आर को ब्रेविस्टर एंगल होना होगा वाटर से एयर के इंसिडेंस का, तो थीटा बी प्लस आर कितना होना चाहिए, 90, ताकि ये एंगल कितना हो जाए, 90। और थीटा बी प्लस आर तो 90 है ही। इसका मतलब है कि बस अगर हम पाथ को रिवर्स कर दें तो भी जो एंगल बनेगा वो ब्रेविस्टर एंगल है, एयर वाटर टू एयर के लिए। यानी ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा बी, ये इस इंसिडेंस का ब्रेविस्टर एंगल हो गया। यानी स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो हम कह सकते हैं उस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को यूज किया मैंने। ठीक है, जब आप वाटर टू एयर डालेंगे तो बस ये वाला लाइट जो है ये नहीं रहेगा, ये पार्ट नहीं रहेगा, तब ये इंसिडेंट होगा, एक पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, एक पार्ट रिफ्रैक्ट करेगा। अभी भी ये एंगल आसानी से 90 प्रूव हो सकता है। तो ये आर जो है ये वाटर टू एयर के लिए ब्रेविस्टर एंगल का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A cylinder has inner radius and outer radius. ओके, तो अगर मैं टॉप व्यू देखूं इसका तो ये ऐसा कुछ होगा। तो हमारा जो काम का एरिया है वो ये वाला एरिया है,
यहाँ से करंट पास करेगा। तो हमारा जो काम का एरिया होगा वो होगा पाई इंटू आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर, और मिलीमीटर है तो उसका जब स्क्वायर तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना मीटर स्क्वायर। तो एरिया हो जाएगा 12 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको दिया हुआ है पाई 3.14 है, पाई ले लेते हैं। रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। तो अब रेजिस्टेंस निकालना है, बस रो एल बाई ए वैल्यू पुट करना है। रो एल बाई ए, ये चीज अगर आप देखेंगे तो ये चीज कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा वो बताइए। तो पाई एंड पाई तो कैंसिल आउट कर गया, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दी है गलती, 10⁻⁻6 होगा ये, क्योंकि मिलीमीटर है। तो ये अपना बन जाएगा 24/12 विच देन बिकम्स 2 ओम। तो हमारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए 2 ओम। दिस शुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, 2 ओम। ठीक है, ओके। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ इज 18 न्यूटन्स। तो mg का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 18 न्यूटन्स। फाइंड आउट इट्स वेट एट अ हाइट। तो वेरिएशन ऑफ g एट अ हाइट अगर आपको याद हो, हमारे को जो गिवन कंडीशन है उसमें h/r का रेशियो हो जाएगा हाफ। तो gh हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो वेट, न्यू वेट हो जाएगा ये हो जाएगा 8 न्यूटन्स, है ना। तो आपको ये याद रखना था, वेरिएशन विथ हाइट। ठीक है, ये जो वेरिएशन विथ हाइट था वो आपको याद रहना चाहिए। आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर अर्थ है और अर्थ से अगर डी डिस्टेंस नीचे आप जाएंगे तो वहां पे जो वेरिए डी का वेरिएशन जी का वेरिएशन होता है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पर है 8 न्यूटन्स। सिंपल वेरिएशन पे क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ करंट पूछा गया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट पूछा गया है इन I4 एंड I5, ठीक है। इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करता, ये 3 ओम, 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में 1 ओम, 3 ओम एज इट इज। ये बन जाता 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25, तो ये बन जाता 4 ओम, ये 1 ओम। अब ऐड करो, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12। तो R इक्विवेलेंट है 12 ओम। ये 24 वोल्ट्स है, तो करंट जो होगा I 24/12 एम्पियर्स यानी 2 एम्पियर्स, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 2 एम्पियर्स। अब अगर I4 कैलकुलेट करना है तो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, 2/25 इंटू 20। तो I4 हो जाएगा 8/5 एम्पियर्स, और I5 हो जाएगा 2/25 इंटू 5, यानी ये हो जाएगा 2/5 एम्पियर्स। तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो I4 8/5 एम्पियर्स, I5 2/5 एम्पियर्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Photodiode, the intensity of light is measured by
रिवर्स बायसिंग दी फोटोडायोड। तो बिल्कुल सही बात है, फोटोडायोड को हम लोग पहले क्या करते हैं, रिवर्स बायस करके रखते हैं। रिवर्स बायस करके रखने से उसमें एक स्टेडी वेरी लो करंट फ्लो करता रहता है। फिर जब लाइट फॉल करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव करता है तो सर्किट में करंट बढ़ जाता है। सर्किट में करंट बढ़ता है तो हमको फिर पता लगता है कि हाँ, यानी कि हमारे सिस्टम पे लाइट फॉल कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। फॉरवर्ड बायस जब होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डोमिनेट, और जब रिवर्स बायस होता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डोमिनेट। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मोशन डोमिनेट। इसीलिए अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो डोमिनेट कर रहा है, मतलब उनका रेट ऑफ फ्लो भी ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है। तो मेजॉरिटी चार्ज फॉरवर्ड बायस में करंट डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस। इसीलिए जनरली ये करंट होता है मिली एम्पियर रेंज का, और ये करंट होता है माइक्रो एम्पियर रेंज का। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। तो इस केस में हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ ऑफ देम आर ट्रू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है आपका इलास्टिसिटी से। तो अगर ये टिपिकल इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है तो इसमें हमारा जो डेल्टा एल होगा वो होगा एफ एल बाई ए वाई। एफ हमारा है 250, लेंथ है 100 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴, और यंग्स मॉड्यूलस है 10⁻10। थोड़ा सा अगर हम लोग रीअरेंजमेंट पे ध्यान दें तो ये बनेगा 250 डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी 4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, यानी ये आ जाएगा 4 मिलीमीटर्स। तो अगर हमें आंसर सेंटीमीटर्स में पूछा है तो ये 0.4 सेंटीमीटर्स होगा, और अगर मिलीमीटर्स में पूछा होता तो वो 4 मिलीमीटर्स होता। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो जैसे मैं देख लेता हूं कि पहले वाले को ही अगर सही से फिगर आउट कर लूं तो चूंकि उसके सारे ऑप्शंस डिफरेंट है तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। तो जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूँ एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी है ml²t-2, फ्रीक्वेंसी है t इनवर्स, तो ये बन जाएगा ml²t-1। ये तो मैच कर गया Q से, यानी मेरा आंसर तो सीधे आ गया 1। अब थोड़ा सा अगर मुझे श्योरिटी चाहिए तो जैसे मैं मोमेंटम को लिखूंगा मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का तो m हो गया, इसका हो जाएगा lt-1, तो इसका पूरा डायमेंशन हो जाएगा mlt-1। तो देखो ये भी मैच कर गया अपने p से। उसी तरह से हम बाकी के भी मैच करा सकते थे, राइट। ओके, electromagnetic wave propagation vector k and electric field E, if omega is the angular frequency, then the value of magnetic field is E equal to C by K होता है, सॉरी C into B होता है। तो हम E को लिख सकते हैं, ये वेव स्पीड, ये तो वेव स्पीड है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई के इंटू बी। तो इतना तो श्योरिटी है कि B को हम लिख सकते हैं के ई बाई ओमेगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, अगर ये E है ये B है तो इधर का डायरेक्शन होगा K का डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है E क्रॉस B इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। तो वही K का भी डायरेक्शन होगा, तो इज पैरेलल टू K वेक्टर। तो अब अगर आपको यहाँ से देखना है तो आपको ये दिख रहा होगा कि K क्रॉस E इज पैरेलल टू B वेक्टर।
है ना, K क्रॉस E इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो अगर मैं उस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे ये लिखना चाहिए, hence I would go with option 2। ठीक है, I would go with option 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A signal of square shape is superimposed with a carrier wave, then modulation index of the amplitude model wave is। तो ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड जो है ये 1, करियर सिग्नल का है 2, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है AM/AC। तो ये हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे हमारा म्यू का वैल्यू होना चाहिए हाफ। ठीक है, सो ये सब बेसिकली ठीक है। If temperature of a gas is increased from -73 degrees Celsius to 527 degrees Celsius, then its RMS velocity becomes double। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 प्रूव करना है। पहले स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं। VRMS √3RT/m। बस गलती ये मत करना, K को हमेशा केल्विन में रखना। ठीक है, K को हमेशा केल्विन में रखना, डिग्रीज में नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो V1/V2 यहाँ पे होगा √T1/T2। -73 डिग्री सेल्सियस मतलब 200 केल्विन, 527 डिग्री सेल्सियस मतलब 800 केल्विन। अब देख सकते हैं V1/V2 इज हाफ, यानी कि VRMS सही में डबल हो चुका है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और वो भी ट्रांसलेशनल की बात करूं तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ nRT रहेगा फॉर n मोल्स, और ट्रांसलेशनल में 3 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 nRT। nRT को P भी लिख सकता हूँ। तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम नहीं होगा, बल्कि 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम होगा। राइट, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एसी सर्किट से है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा आर बाई बैंडविड्थ। तो R/L बैंडविड्थ होता है 1/LC, तो 1/R √L/C। और बैंडविड्थ तो अभी हमने बात की, बैंडविड्थ होता है R/L। ठीक है, बैंडविड्थ होता है R/L। तो अब मेरे को इसका रेशियो चाहिए। तो अगर मुझे इसका रेशियो चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, Q बाई दिस। करेक्ट, वैल्यूज पुट करो। तो अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो 1/R यानी 1/5, इनफैक्ट 1/25 क्योंकि R स्क्वायर है, √L/C फैराड में चेंज किया उसको इनटू 0.2। तो ये बना 1/25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2। तो ये बना 200/25, यानी ये बना 8। तो 8 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए,
पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक अल्फा पार्टिकल का होता है 2 4, एक बीटा माइनस का होगा -1 0, और बीटा प्लस का होगा +1 0, और गामा तो बस एक एनर्जी है, उसमें कुछ चेंजेस वैसा नहीं, एनर्जी रिलीज है। तो जो पहला स्टेप होगा उसमें जब अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 82 और ये हो जाएगा 214। जब बीटा माइनस निकलेगा तो ये हो जाएगा 83 और ये रहेगा 214 ही। फिर जब अल्फा निकलेगा तो ये होगा 81 210। फिर जब बीटा प्लस निकलेगा तो ये होगा 80 210। फिर जब गामा डीके होगा तो बस एनर्जी रीओरिएंट होगा 80 210। तो हमारा आंसर होना चाहिए Y80 210। बस जब भी अल्फा डीके होगा एटॉमिक नंबर 2 से और मास नंबर 4 से डिक्रीज करेगा। जब बीटा माइनस होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाएगा, बीटा प्लस होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज कर जाएगा। बस वही फॉलो करा दो, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। 1 gram of liquid is converted into vapor under 3 into 10 to the power 5 Pascal. 10% of heat is used to expand volume by 1600 centimeter cube. What is the increase in internal energy? तो यानी कि अगर Q हीट दिए हो तो Q/10 जो है वो वर्क डन में चला गया, which is also P delta V, which is also यानी कि Q का वैल्यू हो जाएगा 4800 जूल्स। डेल्टा U हो जाएगा बस मैंने वैल्यूज ही पुट किए हैं, यहां से अगर आप सॉल्व कर लें और वो ऑप्शन 2 से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन। अगर आप देखेंगे तो K max is energy of photon minus work function E into stopping potential। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड तो करता है फॉर अ गिवन एनर्जी ऑफ फोटोन। तो मेरे हिसाब से ये सही है। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करना, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, या इसको ऐसा भी कर लेते हैं, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब आप इफ इंटेंसिटी को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एन को भी बढ़ा सकते हैं और एफ को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाए एन बढ़ा के तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर सकता है, राइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर सकता है। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएं फ्रीक्वेंसी बढ़ा के तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मतलब ई फोटोन बढ़ेगा, तो के मैक्स भी बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये भी सही होना चाहिए। I could have given B, C, D as the answer. So let's say this is option 4. So I could have marked answer B, C, D. Right? Next question. This is the last question then. A and B are perpendicular also. Okay. So if A and B are perpendicular, A dot B has to be 0. If A dot B is 0, I get this equation. Also it is given. So let me first rearrange that one. Also we are given. So what we can do is, है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये कट के हो गया 0, ये आ जाएगा 13b और ये आ जाएगा -26a, राइट। यानी कि 26a इज इक्वल टू 13b, तो a by b is half, which is given to us as x by 2, so x will then be 1. x का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। दिस इज हाउ वी गेट टू दिस आंसर देन। तो ये पेपर ओवरऑल मॉडरेट ही था, मतलब मॉडरेट क्या, मैं तो इजी ही कहूंगा, बस आपको अपने कैलकुलेशंस पे थोड़े ध्यान देने थे, राइट। तो अगर आपने वो किया होगा तो होपफुली आपका पेपर अच्छा गया होगा। मैं अगले भी शिफ्ट्स के पेपर को यहाँ डिस्कस करूंगा डिटेल्ड वे में, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।